Hello everyone, welcome to another episode of Doctor Talks. आज हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर हर्षिल शाह सर. ही इज अ साइकियाट्रिस्ट एंड स्पेशल इंटरेस्ट इन बिहेवियरल साइकोलॉजी. तो बात करेंगे कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल साइकोलॉजी फील्ड क्या है और क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है इस फील्ड में. तो Yes, so वेलकम सर. thank you sir first of all for welcoming me. और जैसे आपने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे थोड़े इंट्रोडक्शन से चालू करना चाहूंगा. तो जैसे कि आपने बताया मेरा नाम डॉक्टर हर्षिल शाह है. आई एम MBBS MD साइकेट्री कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट. So first of all, what is your professional journey today? तो बात रही प्रोफेशनल जर्नी की, तो मैंने 2013 में मेरा MBBS चालू किया था, जो मैंने किया जीमर्स मेडिकल कॉलेज एंड सिविल हॉस्पिटल गांधीनगर से. तो जीमर्स काफी लोगों को नहीं पता होगा. हाँ, गुजरात मेडिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च सोसाइटी, सो दैट इज द फुल फॉर्म. और अगर बात करें तो गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है वो. गुजरात. यस. तो वो 2013 से 2018 तक मेरी अप्रोक्सीमेटली जर्नी रही थी, विच इंक्लूडेड MBBS प्लस इंटर्नशिप. इंटर्नशिप में ऐसा अभी हुआ था कि मुझे एंड तक वैसे मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे आगे किस में परस्यू करना है, क्या परस्यू करना है वगैरह वगैरह. बट जैसे मैंने इंटर्नशिप में पोस्टिंग्स अटेंड की अलग अलग, उसमें साइकेट्री कॉट माई इंटरेस्ट, क्योंकि वो थोड़ा यूनिक था एक. एंड वो चूज करते टाइम भी बहुत सारे सवाल ओपन अप होते हैं अलग अलग लोगों से, फैमिली से, कि भाई ये क्यों लेना है वगैरह वगैरह. तो शुरू में मुझे थोड़ा डिलेमा था, बट लेटर ऑन मैंने वो फिक्स कर लिया कि नहीं, मुझे यही चाहिए. तो इंटर्नशिप के बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था 2019. एंड 2020 में मैंने बीजे मेडिकल कॉलेज सिविल हॉस्पिटल है, उधर मुझे MD साइकेट्री मिल गया था. एंड लकीली काफी अच्छी इंस्टीट्यूट जानी है, और पेशेंट लोड अच्छा है, एक्सपीरियंस उधर ज्यादा अच्छा मिलता है. तो रेसिडेंसी की भी मेरी जर्नी काफी अच्छी रही थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला. शुरू में फर्स्ट ईयर, जैसे MD साइकेट्री कंप्राइजेस ऑफ 3 years, राइट. तो MBBS के अगर 5.5 years गिने, MD के 3 years गिने, राइट. बीच में 1 साल का ड्रॉप गिने, तो टोटल जर्नी हमारी 9-10 साल की तो हो ही जाती है. अभी बात रही MD साइकेट्री की, तो फर्स्ट ईयर में जब हमने लिया तब हमें ऐसा था आइडिया कि भाई चलो साइकेट्री है तो शायद वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा ही होगा, क्योंकि चलो सर्जरी वगैरह है नहीं, इमरजेंसीज नहीं होगी, तो उतना कोई इश्यू नहीं आएगा. बट जैसे चालू किए ऐसे फर्स्ट डे पे हमें पता चला कि जैसे हमारे सीनियर्स ने बताया कि भाई आज आपको नाइट ड्यूटी करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सरप्राइजिंग मोमेंट है कि भाई साइकेट्री में नाइट ड्यूटी होती है ऐसा. बट धीरे धीरे चलो नाइट ड्यूटीज हम करने लगे, अलग अलग टाइप के पेशेंट्स उसमें देखे, वेरिड रेंज ऑफ पेशेंट्स आते थे उधर. मान लो कि सुसाइडल अटेम्प्ट बहुत कॉमन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन केसेस थे, अल्कोहल डी एडिक्शन वगैरह के आते थे. तो काफी सारा हमारा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ. वो 3 साल के बाद एक फाइनल हमारी एग्जाम होती है, वो मैंने क्लियर की. आफ्टर बेसिकली पासिंग आउट में MD साइकेट्री, मैंने 1 साल सीनियर रेसिडेंसी की, जिसको SRशिप कहा जाता है. एंड वो SRशिप भी मैंने सिविल हॉस्पिटल बीजे मेडिकल कॉलेज से ही की. तो ओवरऑल मुझे अच्छा एक्सपीरियंस उधर मिल गया था. और बीच बीच में कभी कभार ऐसे सवाल उठते थे कि ये ब्रांच लिया तो सही किया कि नहीं, बट ओवरऑल आई वाज वेरी सेटिस्फाइड कि भाई जिसमें हमें जाना था वही हमने लिया. उसके बाद SRशिप के बाद मैंने अपोलो हॉस्पिटल्स इंटरनेशनल लिमिटेड भाट गांधीनगर में, उधर मुझे कंसल्टेंट की पोस्ट मिली. तो आई जॉइंड देयर एज फुल टाइम कंसल्टेंट. एंड अभी जस्ट 1.5 months पहले मैंने मेरा खुद का क्लिनिक चालू किया विद द नेम मनोशांति द माइंड केयर क्लिनिक, प्रहलाद नगर में, अहमदाबाद में. तो अभी बेसिकली ये दोनों जगह से मैं एफिलिएटेड हूँ. एक अपोलो हॉस्पिटल्स हो गया और क्लिनिक हो गया मेरा शाम को. तो कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल साइकोलॉजी, इसमें आपका इंटरेस्ट कैसे? यस, सो कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल साइकोलॉजी में मैंने एडिशनल सर्टिफिकेट कोर्स किया था. एंड इंटरेस्ट मेरा इसलिए उसमें आया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल साइकेट्री लेने के बाद हमें सबका एक अलग अलग मोड ऑफ प्रैक्टिस होता है. मतलब कि कोई लोग को मेडिकेशंस देनी है, कोई लोग को मेडिकेशंस और काउंसलिंग दोनों करना है, कोई लोगों को सिर्फ काउंसलिंग या थेरेपी देनी है, बराबर. तो मेरा इंटरेस्ट इसमें था कि मेडिकेशंस और उसके साथ साथ थोड़ा थेरेपी का भी पार्ट रहे, मतलब लाइक टॉकिंग विद पेशेंट्स एंड डेवलपिंग इंटरेस्ट इन दैट एंड ऑल. तो अभी उसमें ऐसा हुआ कि मैंने एक्सप्लोर किया कि भाई चलो MD के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं. देन आई केम अक्रॉस दिस बिहेवियरल साइकोलॉजी और कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल साइकोलॉजी. फिर उसमें मैंने सर्टिफिकेट कोर्स एक किया था, अराउंड 3 months का था. एंड इट टर्न्ड आउट वेल. वैसे
ओके, तो बस, और बेसिकली वो कहाँ से किया था सर? यस, मतलब मैंने जो किया है वो यूडेमी एक ऐप है, ऑनलाइन Okay. प्लेटफॉर्म, तो उधर से ही मैंने वो पूरा वो Okay, सर्टिफिकेट that's कोर्स good. किया था, और उसके साथ साथ मैंने कुछ बुक्स भी अपने आप से भी वो Okay. थोड़ी ट्रेनिंग ली थी ऑन बिहेवियरल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल साइकोलॉजी एंड ऑल। तो अल्टीमेटली इट प्रूव्ड वेल, मतलब काफी सारी बिकॉज ऑफ दैट एडेड एज, मतलब बिहेवियरल Okay. साइकोलॉजी में इंटरेस्ट के कारण काफी सारे पेशेंट्स को मैं थोड़ा अलग वे में हैंडल कर पाता था, काउंसिल भी अच्छा कर पाता था। तो दूसरा, एक आपकी जर्नी में जो आपने बताया कि इंटर्नशिप में आपको साइकेट्री का इंटरेस्ट हम्म। लगा। यूजुअली जैसे हमने Yes. भी इंटर्नशिप की, तब उसमें साइकेट्री एक कंपलसरी रोटेशन नहीं होता है, ऑप्शनल होता है, राइट? पर आपने वो उसको चूज किया था क्या, मतलब उस पे? हाँ, मतलब हमारे केस में ऐसा था कि 15 दिन हमारा कंपलसरी उसमें था और दूसरे Okay. 15 दिन इलेक्टिव की तरह एक ऑप्शन में था। ओके, बट मुझे इंटरेस्ट था तो मैंने वो चूज ही किया था। ओके, एंड रीजन फॉर चूजिंग दैट वाज कि थोड़ा एक मुझे यूनिक ब्रांच लगा ओके, कि भाई हम सिर्फ डिजीज को ट्रीट नहीं कर रहे, हम पर्सन को भी जान रहे हैं, मतलब Okay. बातचीत करके कि भाई इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, गुड, यू नो, वी नो मोर अबाउट देम, फैमिली को भी हम इन्वॉल्व करते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा जानते हैं, और एक टाइप का अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है उनके साथ, तो वो एक एडेड एज रहता है, मुझे ऐसा लगता है। what do you see, what are the career opportunities after MD psychiatry Yes. overall, in general, what do you Yes. see in India? यस 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 सो एमडी साइकेट्री के बाद काफी सारे अलग अलग ऑप्शंस है। मैं पहले से अगर देखूं तो सबसे ऊपर, आई वोंट से सबसे ऊपर, बट अगर और फर्दर क्वालिफिकेशन आपको परस्यू करनी है तो हम डीएम भी कर सकते हैं साइकेट्री के बाद भी। Okay. सुपर स्पेशलाइजेशन, यस, तो सुपर स्पेशलाइजेशन होता है जैसे जीरियाट्रिक साइकेट्री जो कि है ओल्ड एज एल्डरली, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्री हो गया, डी एडिक्शन हो गया, तो ये 3 मेजर है जिसमें यू कैन ऑल्सो परस्यू डीएम, बट डीएम अगेन आपका ऑल एडिशनल 3 साल हाँ। मांगेगा। तो जो जानी मानी इंस्टीट्यूट्स है जैसे एम्स है, निमेंस है वगैरह में डीएम की सीट्स भी अवेलेबल है। उसके अलावा फेलोशिप्स भी होती है, ये सारी स्पेशलिटी में तो होती है, जैसे डी एडिक्शन, चाइल्ड एडोलेसेंट जीरियाट्रिक, टेलीमेडिसिन हो गया, फॉरेंसिक साइकेट्री हो गया, साइकोसेक्सुअल हो गया, उस तो दीज आर अदर डिफरेंट ब्रांचेस जिसमें फेलोशिप भी आप कर सकते हो, और फेलोशिप भी अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर की होती है। तो ये सारी फर्दर अगर आपको पढ़ाई और करनी है तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि एमआरसी साइक करके आता है जो कि यूके जाने का एक पाथवे है, मतलब Okay. कि भाई जिसमें कैसा है कि अभी वो भी एक ट्रेंडिंग चीज हो रही है कि काफी सारे रेसिडेंट्स को यूके में जाना होता है। तो एमडी साइकेट्री के बाद आपको रेसिडेंसी फिर से नहीं करनी पड़ती यूके में। एमडी साइकेट्री के बाद सिर्फ अगर आप एमआरसी साइक क्लियर कर लेते हो वो तो क्या है सर, वो yes, इसको थोड़ा हाँ, इलेबोरेट करें? श्योर। तो एमआरसी साइक एक टाइप का एग्जाम है, बेसिकली एग्जामिनेशन का नाम है, जिससे आपको ये एलिजिबिलिटी मिलती है यूके में प्रैक्टिस करने के लिए, लाइसेंस मिलता है एक टाइप का। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज आई थिंक मेंबरशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ साइकियाट्री, साइकेट्री, यस राइट? यस उसका, ओके। सो बेसिकली इसके भी 3 स्टेप्स होते हैं, वो 3 स्टेप्स क्लियर करने के बाद यही एमडी साइकेट्री के साथ आप उधर प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो जीएमसी का लाइसेंस आने पे। तो वो भी एक अच्छा रूट है। और एमआरसी से क्लियर करने के बाद उधर आपको अलग अलग जो एनएचएस ट्रस्ट है जिसके बारे में सबने आई थिंक सुना होगा, तो ट्रस्ट में बेसिकली आपको एक टाइप की अच्छी डायरेक्ट वहां पे जॉब, प्लेसमेंट हमें अच्छी मिल जाती है, वर्किंग देयर, एग्जैक्टली, विद गुड वर्क लाइफ बैलेंस एज कंपेयर टू इंडिया, ऑब्वियसली एक एडेड एडवांटेज है वो। तो एमआरसी साइक भी एक अच्छा पाथवे है। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम अदर एमडी कोर्सेज, यस यस MD psychiatry have this added advantage, yes, if someone want to go to UK, yes, added advantage in MD psychiatry क्योंकि it has a डायरेक्ट रूट, यस एग्जैक्टली। और उसके बाद भी सीसीटी करके आता है, जैसे इधर सुपर स्पेशलाइजेशन है, उधर सीसीटी आगे you can do, that is I think clinical certification training or हाँ, some certification in clinical training or Yes. something। एंड दूसरा यूके के अलावा दुबई का भी एक ऑप्शन है, मतलब जो यूएई है, तो डीएचए करके एक एग्जाम आती है जिससे यू कैन ऑल्सो Dubai Health Authority, Dubai Health Authority registration एग्जैक्टली। Okay. तो वो भी एक अच्छा रूट है, अगर इट डिपेंड्स कि भाई आपको क्या आगे करना है। अभी ये रही एजुकेटिव एस्पेक्ट की बात। अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है तो फिर प्रैक्टिस में कैसा है कि आप गवर्नमेंट जॉब तो एक अवेलेबल है, राइट? या तो आप जाओ एकेडमिक्स में, दैट इज गवर्नमेंट जॉब। सेकेंडली यू कैन एस्टेब्लिश योर ओन प्रैक्टिस लाइक आई डिड। तो इधर अगर आपको रहना है तो ये दोनों थोड़े बात एकदम क्लियर हो जाते हैं, मतलब कि या तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस करो या तो फिर आप गवर्नमेंट में जाओ, एंड डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट एंड I mean that's exactly what is cognitive and behavioral psychology, yes and what is the role of behavioral psychologist?
I mean, in यस generally यस we सो see यस सो कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल साइकोलॉजी का मतलब ये होता है कि कॉग्निटिव इज थॉट्स thoughts. एंड बिहेवियरल मतलब बिहेवियर, जो रूटीन हमारा बिहेवियर होता है वो। तो कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल साइकोलॉजी इज फोकस्ड ऑन दीज टू एस्पेक्ट्स, मतलब एक थॉट पे काम करता है और एक बिहेवियर पे काम करता है। Hmm. तो वो उसका मेन कोर होता है, राइट। अभी उसमें कैसा होता है कि लेट्स से कि कॉग्निटिव बिहेवियरल साइकोलॉजी की जो थेरापी है उसको सीबीटी बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी। उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू डेवलप अ रैपो विद पेशेंट। आई विल जस्ट गिव अ समरी कि भाई आप पेशेंट के साथ बात कर रहे हो, आप उनका एक रैपो डेवलप कर रहे हो, राइट। अभी कुछ कुछ ऐसे इलनेस होते हैं, मेंटल इलनेस, जिसमें क्या होता है कि डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स होता है हमारे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि इफ यू आर पासिंग बाय और अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा है, आपने, आपका दोस्त है वो, मान लो आप उसको हाय बोल रहे हो पर वो सामने वेव बैक नहीं कर रहा, तो क्या होता है कि कुछ लोग अलग अलग सोचने लगेंगे कि भाई इसने क्यों मेरे सामने वेव बैक नहीं किया, ये तो ऐसा सोच रहा होगा, वैसा सोच रहा होगा, राइट। और कुछ लोग का ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा क्योंकि उनको पता है कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मे बी वो बिजी है, राइट। तो इसमें कैसा होता है कि सब कुछ कुछ लोगों की थिंकिंग कभी कभार ड्यू टू सम रीजन थोड़ी डिस्टॉर्टेड होता है, हो जाती है। तो दे परसीव थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। हम जो चीज को नॉर्मली परसीव कर रहे हैं वो थोड़े अलग वे में परसीव कर रहे हैं कि ये ऐसा सोच रहा होगा, वैसा सोच रहा होगा। और यही डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न के कारण कैसा होता है कि दे लैंड अप इनटू इलनेसेस लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी। तो हम क्या करते हैं कि हम उनको अवेयर करवाते पहले तो कि भाई शायद ये थिंकिंग आपकी गलत हो सकती है, मे बी ऐसे नहीं पर इसको न्यूट्रल वे में भी आप देख सकते हो। और वो थिंकिंग पैटर्न के बारे में पेशेंट को अवेयर करते हैं एंड देन वी ट्राई टू रिफ्रेम दैट थॉट्स कि भाई ये नहीं, शायद इसको आप रियलिस्टिक वे में इस तरह भी देख सकते थे ये सिचुएशन को। लोग लोग जो रिलेशनशिप पे बोलते हैं ना कि बहुत पॉजेसिव है और Yes. सम बहुत बिल्कुल बिल्कुल राइट। थिंकिंग है वो दिस यस यस पॉजेसिव और इनसिक्योरिटी, अगर इनसिक्योरिटी बिल्कुल बिल्कुल काइंड ऑफ ओके। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अगर मुझे बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट बनना है हम्म। तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी? इज देयर एनी रूल बुक कि ये Right. कर सकता है, ये नहीं कर सकता है? और इज देयर Yes, yes, एनी yes. सम ओके या श्योर या आई वुड लाइक टू टेल यू ऑन दैट। अभी उसमें क्या है कि बिहेवियरल साइकोलॉजी कैसी चीज है कि भाई एक साइकोलॉजिस्ट एक जनरल टर्म है, राइट, दैट कि भाई वो एक टाइप का प्रोफेशन है, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। बिहेवियरल साइकोलॉजी एक टाइप का मोड है प्रैक्टिस का, मतलब जैसे मान लो कि पहले आप अगर साइकोलॉजिस्ट बन गए, फिर साइकोलॉजिस्ट बनने के बाद यू कैन चूज योर मोड ऑफ ट्रीटमेंट। तो उसमें एक आता है बिहेवियरल साइकोलॉजी या फिर कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल साइकोलॉजी। अभी साइकोलॉजिस्ट बनने का रूट, जैसे आप मान लो कि अगर आपने सबसे पहले बीए किया, बैचलर इन आर्ट्स, बीए के बाद आपको एमए करना होता है। बीए होता है 3 साल का, उसके बाद एमए होता है 2 साल का, राइट। तो और ऐसा नहीं है कि कंपलसरी आपको करना ही पड़े एमए, बट बीए के बाद दैट इज वन ऑफ द कॉमन रूट। फिर मान लीजिए कि आरसीआई जो है बेसिकली साइकोलॉजिस्ट का जो मेन काउंसलिंग इंस्टीट्यूट, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आता है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। यस यस एग्जैक्टली। तो वो करने के बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर बनता है, फिर आप ऑफिशियली प्रैक्टिस कर पाते हो उसमें। तो उसके बाद जब आप फाइनली साइकोलॉजिस्ट बन गए, फिर यू कैन डिसाइड कि आपको कौन से टाइप का साइकोलॉजी प्रैक्टिस करना है, मतलब थेरेपी कि ओनली काउंसलिंग है, साइकोडायनेमिक अप्रोच एक अलग टाइप की चीज होती है, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट जो आप बोल रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो जस्ट वन मोड ऑफ ट्रीटमेंट। तो जनरल टर्म आई वुड कॉल साइकोलॉजिस्ट, बट अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है सीबीटी, देन दे आर कॉल्ड कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट। ओके, एग्जैक्टली। what are the different illnesses and clinical conditions covered under this behavioral psychology field? राइट तो उसमें कैसा होता है कि इन जनरल साइकेट्री कंडीशन को 2 एस्पेक्ट में वी कैन डिवाइड। एक होता है न्यूरोसिस और एक होता है साइकोसिस, राइट। न्यूरोसिस कैसी तकलीफ है, जैसे जो आमतौर पे पाई जाती है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फोबियाज है, पैनिक अटैक्स, राइट। इसको न्यूरोटिक स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्यों न्यूरोटिक स्पेक्ट्रम बोला जाए? क्योंकि उसमें हमारी रियलिटी टाई इंटैक्ट होती है। मतलब जैसे डिप्रेशन एंजाइटी किसी को भी हो सकती है, राइट। अगर मुझे भी कोई डिप्रेशन एंजाइटी है पर मुझे एटलीस्ट ये पता होगा कि मेरे सामने क्या है, क्या चल रहा है दुनिया में, राइट। साइकोसिस पूरा अलग स्पेक्ट्रम होता है। तो साइकोसिस में कैसा होता है दैट दे आर नॉट अवेयर ऑफ सराउंडिंग्स। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया जैसी इलनेस हो गई, डिल्यूजन्स हो गए। आपने देखा होगा कि भाई कोई पेशेंट अकेला अकेले बड़बड़ा रहा है, उनको शक शंका हो रही है, अकेला अकेले हंस रहा है, तो उनका रियलिटी टच ही चला गया, उनको पता ही नहीं आजू बाजू क्या चल रहा है, राइट। तो जैसे न्यूरोटिक स्पेक्ट्रम की सारी इलनेस सीबीटी अप्लाई कर सकते हैं उसमें। तो डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबियाज, पैनिक डिसऑर्डर, ये सारे ऐसे इंडिकेशन है जिसमें बिहेवियरल साइकोलॉजी का बहुत अच्छा रोल
डेफिनेटली हो सकता है मतलब। ओके। और जो साइकोटिक स्पेक्ट्रम है, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है या फिर डिल्यूजनल डिसऑर्डर हो गया और कुछ हो गया, उसमें सीबीटी का उतना कुछ रोल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका रियलिटी टाई इंटैक्ट नहीं है। उनको यही नहीं पता कि भाई क्या चल रहा है आजू-बाजू, और दे आर सो मच ऑक्यूपाइड इन देयर डिल्यूजन्स कि आप उनको समझाने का ट्राई करोगे तो वो उनके दिमाग में नहीं उतरने वाला है। बट डिप्रेस्ड या एंग्शियस इंडिविजुअल को अगर आप ये थेरेपी इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो क्या होता है कि एटलीस्ट ही नोज के क्या चल रहा है, राइट? एंड दूसरी बात के वो लोग इम्प्लीमेंट भी करेंगे, लाइक सीबीटी विल रिक्वायर इम्प्लीमेंटेशन ऑन देयर पार्ट ऑल्सो। आपने सिर्फ पेशेंट को बोल दिया कि भाई ये करना है, बट अगर वो खुद नहीं कर रहा है अप्लाई, देन इट इज ऑफ नो यूज। एंड सेकेंडली, बिहेवियरल साइकोलॉजी में एक दूसरा होता है बिहेवियरल एक्टिवेशन, जो कि डिप्रेस्ड पेशेंट्स में हम यूज करते हैं मतलब। तो उसमें कैसा होता है कि डिप्रेशन के भी ग्रेड है, जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। जब पेशेंट सीवियर डिप्रेशन में है तो कैसा होता है कि उसके थॉट्स पे ऊपर काम करना मुश्किल होता है मतलब, क्योंकि ऑलरेडी उसका मोटिवेशन लो है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है मतलब, ही इज सीवियरली डिप्रेस्ड या फिर सुसाइडल और समथिंग। तो ऐसे केस में सिर्फ बिहेवियरल एक्टिवेशन हम सजेस्ट करते हैं, जो बिहेवियरल साइकोलॉजी का ही पार्ट है। तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली वी गिव देम अ रूटीन कि भाई आप सिर्फ एक रूटीन बनाकर उसको फॉलो करो, और कुछ ज्यादा हमें लोड नहीं लेना है। आप सिर्फ एक रूटीन बनाओ कि भाई सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, क्या करना है, और उसको सिर्फ फॉलो करिए। वो एक टाइप का बिहेवियरल एक्टिवेशन हुआ। और साथ साथ में हम ऐसा भी बोलते हैं कि एटलीस्ट 1 घंटा आप एक्सरसाइज करो। तो उससे क्या होगा कि भाई फोर्सफुली अगर वो बंदा जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो धीरे धीरे उसके थॉट प्रोसेस भी मॉडिफाई होने लगते, बदलने लगते हैं। तो दिस इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी, मतलब बिहेवियरल थेरेपी। Is there any applications or any examples Yes. of behavioral psychology? जहाँ यस, तो कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल साइकोलॉजी के 2 मेन एग्जांपल्स है। एक है क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये बहुत कॉमन और एक पढ़ा हुआ चीज है। जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग कैसी चीज है कि एक टाइप का एक्सपेरिमेंट हुआ था, जो इवान पावलोव करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये किया था। वो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था कि एक अनकंडीशनल स्टिम्युलस लिया था। मान लो कि अगर आपके सामने कोई फूड पड़ा है, मतलब जिसका अरोमा आ रहा है, आपको स्मेल आ रहा है, राइट? तो वो फूड रखा था और उसके सामने एक डॉग को रखा था एज अ एक्सपेरिमेंट। अभी कैसा हुआ था कि बिकॉज ऑफ अरोमा ऑफ दैट फूड, सेंट ऑफ दैट फूड, डॉग को सलाइवेशन चालू हो गई। तो ये चीज नॉर्मल है कि भाई एक अनकंडीशनल स्टिम्युलस था जिसके कारण एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के जो कि सलाइवेशन है वो आया। अगर हमारे पास भी रखे तो हमें भी सलाइवेशन चालू हो जाए, विच इज नॉर्मल। उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि वही स्टिम्युलस के साथ एक न्यूट्रल स्टिम्युलस रख दिया, मतलब एक बेल बजा दिया उन्होंने साथ में। अभी क्या किया कि जब भी ये चीज हो रही है, अनकंडीशनल स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स, उसके साथ साथ वो बेल बजाते रहे मतलब। अब ये बेल ऐसे ही बजाएंगे तो सलाइवेशन तो नहीं होगा, बट अभी क्या हुआ कि वो न्यूट्रल स्टिम्युलस पैर हो गया मतलब इससे। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि बार बार वो बेल उन्होंने सेंट के साथ ही बजाया, फूड के साथ। फिर ऐसा किया कि फूड को हटा दिया और ऐसे ही बेल बजाते रहे। तो बेल बजाने के बाद भी उसको सलाइवेशन चालू रहा डॉग। तो अल्टीमेटली कहने का ये मतलब है कि एक न्यूट्रल स्टिम्युलस को उन्होंने पैर कर दिया एक अनकंडीशनल स्टिम्युलस के साथ। तो इसका यूटिलिटी कैसी चीज है, मतलब कि मान लो कि अगर आपको फोबिया है कि आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते टाइम अगर आपको सडनली पैनिक अटैक आ जाता है, तो काफी पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि गाड़ी चलाने के कारण मुझे पैनिक अटैक, और फिर वो गाड़ी चलाना ही भूल जाते, नहीं भाई अब मैं कभी नहीं चलाऊंगा ऐसा। तो ये एग्जांपल वो क्लासिकल कंडीशनिंग का। क्योंकि क्या हुआ कि गाड़ी तो आप नॉर्मली चला रहे थे, बट कोइंसिडेंटली वही टाइम पे पैनिक अटैक आपको आ रहा है। तो क्या हो गया कि आपने एसोसिएट किया पैनिक अटैक को ड्राइविंग के साथ। तो अभी पैनिक अटैक के कारण आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैं चला रहा हूँ, उसके कारण मुझे डर लग रहा है, तो वो फोबिया जनरेट हो गया। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग का एक मेन एग्जांपल है कि मैंने आपको क्या था वो बताया और वो कैसे प्रैक्टिकली यूटिलाइज होता है वो बताया। अभी इसमें से अगर हमें निकलना हो तो ये फोबिया को हम कैसे निकालते कि भाई इसमें सबसे पहले आपको एक्सपोज करना होता है, मतलब कि अगर गाड़ी चलाने से डर हो रहा है तो गाड़ी तो चलानी है। पैनिक अटैक अगर आपको साथ में आ रहा है तो उसको मैनेज करना सीखना है, मतलब जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक हो गई, डीप ब्रीथिंग, डाइवर्टिंग योर अटेंशन टू समथिंग एल्स, या फिर म्यूजिक वगैरह आपने सुन लिया जिससे आपका अटेंशन डाइवर्ट होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि फिर वो डर के साथ आप जीना सीख जाते हो, फिर धीरे धीरे वो डर की इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसी तरह अगर किसी को हाइट का फोबिया है कि भाई मुझे ऊंचाई से डर लगता है, तो पहले फर्स्ट फ्लोर से आप नीचे देखो। अगर आप नीचे देख रहे हो तो आपको घबराहट हो रही है, तो उसके साथ साथ आप रिलैक्सेशन टेक्निक यूटिलाइज करो, डीप ब्रीथिंग, डाइवर्टिंग योर अटेंशन टू समवेयर एल्स, काउंटिंग फ्रॉम 10 to 1 रिवर्स। तो फिर क्या है कि भाई वो डर धीरे धीरे आपका कम हो रहा है, तो आपका हाइट का डर भी निकल रहा है। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग का एक एग्जांपल है। और दूसरा ऑपरेंट कंडीशनिंग होता है जिसमें रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट दिया जाता है, मतलब तो उसमें कैसा होता है कि अगर आपको कोई बच्चे में अगर एक बिहेवियर हमें चाहिए कि वो इम्प्लीमेंट करे, जैसे पढ़ाई,
ठीक है, तो हम उनको क्या बोलते हैं कि भाई पढ़ाई करेंगे, अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको हम एक गिफ्ट देंगे, सम टाइप ऑफ रिवॉर्ड के, चॉकलेट दे दिया, कुछ और दे दिया। वो होता ही है, मतलब यस, वो commonly सब कॉमनली वो parents- करते ही है, बट इसका नाम एक थोड़ा अलग से दिया हुआ है कि भाई आप तू ये कर ले, उसके बाद तेरे को मैं ये दूंगा। पर काफी बार क्या होता है कि फोन जैसे है, फोन कैसा एग्जांपल है कि पेरेंट्स ऐसे ही दे देंगे, रो रहा है तो फोन दे दिया, बराबर, तो वो एक अनहेल्दी हैबिट हुई। इससे अच्छा पैसा कर सकते हो कि भाई तू इतना चैप्टर पढ़ ले, 2 घंटे पढ़ ले, फिर मैं तेरे को फोन दूंगा। तो उससे क्या हो रहा है कि जो बिहेवियर हमें चाइल्ड को करवाना है वो हम करवा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद उसको रिवॉर्ड मिल रहा है तो उसका मोटिवेशन बढ़ रहा है वो करने में। तो बेसिकली ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का एग्जांपल। और अगर कोई बिहेवियर निकालना है, अगर उसको थम सकिंग की आदत है, बराबर, तो हमें पनिशमेंट भी उसको देनी पड़ेगी, क्योंकि हमें उसको ये रियलाइज करवाना पड़ेगा कि ये गलत है। तो जब भी वो थम्स अप कर रहा है, तब मान लो कि उसको आप फोन बिल्कुल ना दो कि नहीं अभी अभी आज तूने थम्स अप किया तो आज तेरे को फोन छूना ही नहीं है, अब समझे ना। तो उसमें क्या हुआ कि अनहेल्दी हैबिट को हम निकाल रहे हैं बाय गिविंग सम टाइप ऑफ पनिशमेंट, एंड अच्छी जो हैबिट है उसको हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं बाय गिविंग रिवॉर्ड। तो ये एक ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बिहेवियरल साइकोलॉजी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल। So these two are the main things actually. The scope of behavioral psychology is vast, right? So what do you see the global scenario versus India? राइट, Any यस श्योर। तो उसमें कैसा है, मतलब कि इंडिया में जैसे बात रही, तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आप साइकोलॉजी पहले परस्यू करते हो, राइट, बीए हो गया, एमए हो गया, एंड बीए एमए के साथ बीएससी एमएससी भी होता है, मतलब बीएससी साइकोलॉजी भी होता है जिसमें देयर इज मोर ऑफ रिसर्च ओरिएंटेड, वेल बीए साइकोलॉजी एमए साइकोलॉजी इज मोर ऑफ क्लिनिकल काउंसलिंग ओरिएंटेड, राइट। तो उसमें कैसा है कि भाई एक बार आप साइकोलॉजिस्ट बन गए, आपका नंबर आ गया, फिर यू आर प्रैक्टिसिंग एज अ बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट, वो इंडिया का सिनेरियो है। उसके अलावा सेपरेटली बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट करके कोई अलग डिग्री इधर नहीं है एज कम्पेयर टू दिस। जैसे बात रही यूके की, तो यूके में कैसा है कि एक बार आपने बीए कर लिया 3 साल, उसके बाद यू कैन डू मास्टर्स इन सीबीटी, मतलब वो सीबीटी Okay. में अलग से मास्टर्स होता है, मतलब विच इज अगेन 3 ईयर कोर्स। तो उसमें कैसा है कि अलग अलग, जैसे सीबीटी हो गया है, काउंसलिंग हो गया, इसमें अलग अलग सब ब्रांचेस होती है। तो कहने का ये मतलब है कि उधर मास्टर्स इन सीबीटी या बिहेवियरल थेरेपी और साइकोलॉजी इज अ होल डिफरेंट कोर्स विच यू कैन डू। तो वो करने के बाद उसका पे स्केल वगैरह भी काफी अच्छा होता है। और जैसे इधर आरसीआई है, सो उनका बीपीएस समथिंग होता है, ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी और समथिंग, तो उसका आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिलता है। एंड इसी तरह सब हर कंट्रीज का एक अलग अलग वो नियम होता है, मतलब जैसे यूएस वगैरह में भी साइडी करके होता है। तो द थिंग इज दैट इंडिया में अलग से बिहेवियरल साइकोलॉजी में कोई मास्टर्स का कोर्स नहीं है, बट यू कैन प्रैक्टिस दैट वे बाय डूइंग सम सर्टिफिकेशन, व्हाइल इन अब्रॉड देयर इज अ होल डिफरेंट कोर्स व्हिच यू कैन डू। Can any paramedical or non-medical graduates, professionals, can they pursue career in behavioral psychology? Yes, And yes. how? Yeah, sure. So apart from per se मेडिकल ब्रांच के, चलो एक हो गया हमारा एमबीबीएस एमडी साइकेट्री, एक हो गया साइकोलॉजिस्ट, तो वो तो मेन कोर है। इसके अलावा नर्सिंग में भी यू कैन फर्दर परस्यू अ करियर इन मेंटल हेल्थ। मैं इसको थोड़ा ब्रॉड टर्म में बोलना चाहूंगा कि भाई रेदर देन बिहेवियरल साइकोलॉजी वो तो है ही, बट इन मेंटल हेल्थ ऑल्सो। तो नर्सिंग के करने के बाद भी आप कर सकते हो, सोशल वर्क कर होने के बाद भी आप वो कर सकते हो। तो उसमें रूट ऐसा होता है कि नर्सिंग करने के बाद भी व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन परस्यू इंटर्नशिप अंडर दिस साइकेट्री डिपार्टमेंट, और निम्स वगैरह में उसके अलग से कुछ कुछ कोर्सेज भी होते हैं। उसके बाद आपको मेंटल हॉस्पिटल्स वगैरह है, साइकेट्री इंस्टीट्यूट है, उसमें यू कैन चूज योर पाथ। सेकेंडली बात रही है सोशल वर्कर की, तो उसमें आपको कोई भी बैचलर्स डिग्री चाहिए, कोई भी बैचलर्स हो सकती है, वो बीकॉम हो सकते हैं, बीए या कुछ भी। उसके बाद ये मास्टर्स इन सोशल वर्क का अलग से 3 साल का कोर्स होता है। वो मास्टर्स इन सोशल वर्क यू कैन स्पेसिफिकली परस्यू इन साइकेट्री और मेंटल हेल्थ, जिससे क्या होता है कि आप मेंटल हेल्थ में भी आगे कोर्स परस्यू कर सकते हो। और ये परस्यू करने के बाद अगेन यू कैन चूज बिहेवियरल साइकोलॉजी एज सम सर्टिफिकेशन, मतलब कि ऐसे काफी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है ऑनलाइन। जैसे मैंने आपको यूडेमी की बात की, ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, पोर्टल्स अवेलेबल है, सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है। तो उसमें स्पेसिफिकली यू कैन मे बी ट्राई डूइंग इनटू दैट सीबीटी, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल साइकोलॉजी में। बट कहने का ये मतलब है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मेडिकल वाले ही इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप पैरामेडिकल नॉन मेडिको हो फिर भी यू कैन डू दिस। और Yes. हाँ, जिसको व्यूअर्स जिसको नहीं पता है, निमहांस मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, जो कि बेंगलोर में है। इट्स अ वेरी रेप्यूटेड एंड पायोनियर, आई मीन टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट। यस यस एग्जैक्टली, न्यूरोसाइंस एंड मेंटल हेल्थ में वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेटली इंडिया में जो है। डेफिनेटली। और इसके अलावा जैसे मान लो कि मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप
लेमैन हो, मतलब आपने कोई भी ऐसा कोर्स कुछ नहीं किया, फिर भी यू कैन कंट्रीब्यूट इन मेंटल हेल्थ। जैसे मैंने एनजीओज भी काफी ऐसे कुछ देखे हैं ओके। जो सुसाइड प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं, मतलब हाँ। तो इट इज अ थिंग विच इज वॉल्यूंटरी ऑल्सो, कि भाई अगर आपको बहुत पैशन है उसके लिए तो यू कैन कंट्रीब्यूट इन Join योर ओन वे, यू कैन जॉइन दैट एनजीओ ऑब्वियसली। क्योंकि बात रही मेंटल हेल्थ की, तो सिंपली अगर आप राइट मोमेंट पे या राइट टाइम पे अगर किसी को सिर्फ उनकी दो बातें सुन रहे हो या दो बातें भी बोल दो, देन यू कैन मेक अ बिग चेंज इन देयर लाइफ। एंड आई थिंक जो भी ग्रेजुएट से स्टूडेंट्स है, अगर उनको इस सब्जेक्ट में कुछ भी इंटरेस्टिंग लग रहा है और उनको एक्सप्लोर करना है, तो और कुछ डायलेमा है कि यार मैं कोर्स करूँ ना करूँ, मुझे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, अगर वो एनजीओ एक दो हफ्ते ज्वाइन भी कर ले और कुछ काम भी कर ले तो उनको आइडिया आ जाएगा, बिल्कुल काफी सारी क्लैरिटी मिल सकती बिल्कुल है। बिल्कुल। और इससे आपने अच्छा पॉइंट कहा कि एक मेरा मैसेज इसमें ये भी है कि कोई भी मेंटल हेल्थ में किसी को करियर परस्यू करना है तो उनको मिसकंसेप्शंस भी बहुत होते हैं, मतलब हाँ। कि भाई ये मैं करूंगा तो मेरा दिमाग अफेक्ट होगा या फिर लोग मुझे ऐसा बोलेंगे, तो दैट इज नॉट समथिंग विच यू शुड कीप इन माइंड। क्योंकि कैसी चीज है कि एक बार आप ये करियर में आते हो फिर सारी चीजें प्रोफेशनल हो जाती है, धीरे धीरे यू गेट ट्रेन्ड विथ इट, मतलब कि भाई आपको आपके क्लाइंट या पेशेंट है, धीरे धीरे वो एक टाइप की बाउंड्री बीच में आई जाती है। एंड एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो कभी अगर आपको इनकेस इंटरेस्ट है तो ये मिसकंसेप्शंस को होल्ड ऑन मत होने देना आपके दिमाग में कि भाई ऐसा है तो नहीं कर पाएंगे। ओके, अब इसके अलावा एनी सच अदर ऑब्जर्वेशंस लाइक यू नो, हम कभी न्यूज में पढ़ते हैं कि देयर आर पीपल सेल्फ प्रोक्लेम्ड एंड कोचेस एंड क्वैक्स एंड यू नो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और दे प्रिटेंड टू बी the expert and all, but they are not carrying experience or maybe at least a credentials or studies like so what is that in this field आपका कुछ उसमें ऑब्जर्वेशन कुछ हो? हाँ, मतलब इसमें ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मैंने ऐसे काफी वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड कोचेस ऐसे देखे हैं जो, और यूजुअली सोशल मीडिया पे आप इसकी एड सबसे ज्यादा देखते होंगे। और उसमें जैसे कैसा होता है कि सबसे पहले तो उनको पता होता है कि भाई इसका अटेंशन कैसे ग्रास्प करना है, राइट? तो दे नो हाउ टू हुक यू, मतलब कि भाई एंजाइटी को क्योर करो 3 दिन में और 2 दिन में, विच इज रियली नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो ये सोच के लोग उसमें घुस जाएंगे एंड देन व्हाट दे विल डू इज दैट दे विल आल्सो कीप वेरी मिनिमल कॉस्ट, 100 और 200, बट देयर टारगेट इज क्लियर कि आई वांट टू रीच अ लार्ज नंबर ऑफ मासेस, राइट? तो कहने का ये मतलब है कि फिर वो देख के जो भी, अभी मान लो कि अगर कोई सीवियर डिप्रेशन या एंजाइटी में उसको ये दिख रहा है तो वो तो जाएगा ही, मतलब क्योंकि वो तो बेचारा वल्नरेबल फेज में ही है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ मैनिपुलेशन, मतलब कि भाई जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनको आप टारगेट करो कि भाई 2 दिन में मैं कर लूंगा ऐसा, बट क्लिनिकली हमने कभी ऐसा देखा नहीं कि डिप्रेशन एंजाइटी 2 दिन में ऐसा 6 months 1 year 2 years का उसका लगता है टू कंप्लीटली रेमिट। हाँ, और उस एक लॉजिक भी है ना भाई। हाँ, एग्जैक्टली। डिप्रेशन कभी ओवरनाइट डेवलप नहीं होता है, तो फिर ओवरनाइट जाएगा भी नहीं, बिल्कुल। और एग्जैक्टली और उसमें कैसा है कि इट इज अगेन अ मेडिकल इलनेस, ऐसा नहीं है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व है, उसमें प्रोफेशनल का ओपिनियन चाहिए होता है। बट ऐसी वल्नरेबल पब्लिक को अगर ऐसा कुछ दिखेगा तो पैसे भर के वो घुस तो जाएंगे, बट देन दे रियलाइज के व्हाट इट एक्चुअली इज। तो ये सारी चीज लोगों को मिसलीड करेंगी। और अगर कोई डिप्रेशन में वो दवाई ले रहा है अच्छी खासी, तो बंद करने पे जो रिलैप्स आएगा, जो वर्सनिंग होगा, दैट इज ऑल्सो समथिंग यू नो वेरी हार्मफुल थिंग, कि भाई उसको कौन एड्रेस करेगा? फिर वो तो बोल देगा कि भाई 2 दिन में बंद कर दो। एंड बात रही है मेडिकेशंस के मिसकंसेप्शन की, तो वो भी बहुत वाइडली प्रेवेलेंट है, राइट? बट अगेन दैट इज नॉट ट्रू, मेडिसिन्स आर एक्चुअली हेल्पफुल। तो हाउ डज दिस क्वैक्स और कोचेस, आई मीन विदाउट credentials they compete with the professionals in industry? Right. So isme they have 2 main things. One is very good, many coaches do very aggressive type of marketing, right? कि अगर आपने देखा होगा तो उनका डिस्प्ले ऐसा होगा कि भाई नहीं, जो है मैं ही हूँ, यू नो। एंड वो लोग कैसी स्ट्रेटेजी, मैनिपुलेशन स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, दैट दे विल शो यू 2 सिनेरियोज। एक सिनेरियोज में ऐसा है कि यू आर अ ब्रोकन एंड पुअर एंड वल्नरेबल पर्सन, कि मैं इधर था, उधर से लेके मैंने ये किया और फिर मैं इधर आ गया। वो आइडियल सिनेरियो सब एआई बेस्ड बना के आपको एक प्रोजेक्ट करेंगे इमेज, तो इस तरह वो आपको मैनिपुलेट करेंगे, फर्स्ट चीज। एंड सेकेंडली के कॉस्ट आपको बस कुछ भी दे देंगे मिनिमल, कि भाई वो साइकेट्रिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है, वो इतना चार्ज कर रहे हैं, मैं तो 100 रुपए में कर दूं ऐसा। अभी इसमें उनका टारगेट यही रहेगा कि भाई बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट करो एंड फिर उसमें घुसो। तो दिस इज द वे दे मैनिपुलेट, बाय शोइंग ऑफ थिंग्स, बाय प्रोजेक्टिंग अ फॉल्स इमेज, एंड सेकेंडली चार्जिंग इन very minimal dose,
और मिनिमल रेट्स. सो दिस इज द मेन थिंग. एंड दूसरे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि सारे कोचेस गलत, ऐसा नहीं होगा. लेट्स से देयर आर सम पीपल हु आर वर्किंग इन अ गुड वे आल्सो. बट कहने का ये मतलब है कि अगर आप कुछ भी लोगों के सामने अगर आप ला रहे हो, आप प्रेजेंट कर रहे हो कि भाई ये मैं कर रहा हूँ, तो यू शुड हैव क्वालिफिकेशंस और नॉलेज अबाउट दैट. ब्लैंकली आपको नहीं बोलना चाहिए कि भाई मैं ये कर रहा हूँ. ये बहुत ही अच्छी बात कही, क्योंकि एक तो पहले बिहेवियरल साइकोलॉजी या कॉग्निटिव डिजीजेस जो भी है उसके बारे में जानना जरूरी है. किन से कंसल्ट करे वो बहुत जरूरी है. क्रीडेंशियल्ड पर्सन है उसी को कंसल्ट करें. तो उसके लिए हम आपका कांटेक्ट नंबर और अपॉइंटमेंट के लिए कैसे लोगों का, अगर आपको अप्रोच करना है, ये जो भी हमने डिजीज इलनेसेस की बात करी, तो वो भी हम डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे. तो अगर किसी को भी व्यूअर्स में किसी को भी कांटेक्ट करना है तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं. डेफिनेटली. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर. श्योर. थैंक यू सो मच.